नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। देखिए, जो बच्चे हम लोग को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि हमारा जो 2 सितंबर को एमकॉम का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। याद रखिएगा, सीयूईटी का जिन बच्चों का एमकॉम का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन बच्चों के लिए प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें देखिए 1 डे 1 यूनिट कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। तो कल देखिए, कल की क्लासेस में मैंने आप लोगों को बिजनेस लॉ पढ़ा दिया था। आज देखिए उसी से संबंधित 1 डे 1 यूनिट में आज हम लोग की मैनेजमेंट की क्लास होगी, जिसमें हम लोग टॉप 200 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। ओके। और ये इसकी पीडीएफ के लिए देखिए आप लोग व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ संबंधित इन्फॉर्मेशन्स मिल जाएगी। हमारा देखिए व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चे इजली देख सके। जो देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 9682224406। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। पीडीएफ के लिए इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक। और देर ना करते हुए चलिए हम लोग आज की अपनी क्लासेस शुरू करते हैं, जो 2 सितंबर को होने वाले सीयूईटी के एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर जैसा कि देखिए अब ज्वाइन बटन भी एक्टिवेट हो गया है। ठीक, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन बटन पे मतलब हमारे चैनल को ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए। और देखिए थैंक्स बटन ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक्टिवेटेड है, तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो थैंक्स जरूर सेंड किया करिए। ओके, और ज्वाइन जरूर करिए हमारे चैनल्स को, ताकि हम लोग के चैनल को भी सपोर्ट मिल सके और हमारा चैनल भी ग्रो कर सके, ताकि मैं हमेशा कुछ नया आप लोगों के लिए ला सकूँ। क्लियर? तो इसीलिए चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें, और तब वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ थैंक्स जरूर सेंड किया करें। ओके, तो चलिए अब हम लोग तो देखिए विद्यार्थियों, मैनेजमेंट का आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसमें से मैनेजमेंट का कौन सा कार्य नहीं है। प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेशन और कंट्रोलिंग। तो सब जान रहे हैं प्लानिंग सबसे पहला का स्टेप होता है मैनेजमेंट का। स्टाफिंग फिर होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, लेकिन और कोऑपरेशंस कभी भी मैनेजमेंट में इसका फंक्शंस नहीं होता है। ओके, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन नहीं होता है। दूसरा देखिए आपसे बोल रहा है क्वेश्चन की मैनेजमेंट क्या होता है, एन आर्ट, अ साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, या नाइदर। नाइदर, हाँ मतलब यहाँ नन ऑफ दीज एक्चुअली होना चाहिए, सिर्फ नाइदर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि देखिए क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, तो सब जानते हैं मैनेजमेंट आपका बोथ आर्ट एंड साइंस। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। देखिए जो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है वो किसका फंक्शन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो की पॉइंट्स होते हैं, की डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी मेकिंग हुआ या डिविडेंड से संबंधित कोई डिसीजंस हुआ, तो ये सारे डिसीजंस हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। इसीलिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन का जो फंक्शन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि जो ऑड वन है उसको आउट कर देना हमको। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, फोरमैन और शेयर होल्डर्स। ओके, तो ध्यान दीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को ऑपरेट करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव इनके द्वारा ही अपॉइंट होता है, और शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन फोरमैन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसीलिए 4 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, यानी कि मैनेजमेंट के सिद्धांत कैसे फॉर्म्ड किए जाते हैं। इन अ लेबोरेटरी, नहीं, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, या बाय प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट। तो देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो आपका बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हेनरी फ्योल कौन थे, सोशल साइंटिस्ट, माइनिंग इंजीनियर, अकाउंटेंट, या प्रोडक्शन इंजीनियर। तो जल्दी बताइए हेनरी फ्योल कौन थे। तो हेनरी फ्योल देखिए एक माइनिंग इंजीनियर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। वर्क शुड बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल टास्क, लेबर शुड बी डिवाइडेड, रिसोर्स शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स, या इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशंस। तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, इट लीड्स टू
स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए जो इंजीनियर है उनको इंजीनियरिंग का काम सौंप दिया जाए, जो देखिए फिनेंस में एक्सपर्ट है उनको फिनेंस का काम सौंप दिया जाए, जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है उनको मार्केटिंग का काम सौंप दिया जाए। तो यही आपका कहलाता है डिवीजन ऑफ वर्क। इसीलिए इसमें देखिए स्पेशलाइजेशंस की ज़रूरत होती है, तो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टाइलर, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो टाइलर द्वारा नहीं दिया गया है, FW टाइलर द्वारा नहीं दिया गया है मैनेजमेंट का। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फोरमैनशिप, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, या हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक, तो देखिए इसमें से जो प्रिंसिपल्स FW टाइलर द्वारा नहीं दिया गया वो है ये फंक्शनल फोरमैनशिप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, देखिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इनिशिएटिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या एडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर देखिए डी बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जैसे उसके इन्वायरमेंट में बदलाव होता है तो उसी इन्वायरमेंट को चेंजेस को कंपनी क्या करती है, अपने फॉर्म में भी उसी हिसाब से परिवर्तन ला करती है। तो इसीलिए देखिए वो जो चेंजेस होता है उसको अडॉप्ट करती है और फिर अपने कंपनी के जो भी गोल्स होते हैं उस गोल को अचीव करने की ओर आगे बढ़ती है। तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा एडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, कि अगर प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको बिजनेस में भी समाहित किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, विच टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी कार्य को करने के लिए प्रबंधन को एक सर्वोत्तम तरीका, वन बेस्ट वे, सर्वोत्तम तरीका खोजना चाहिए। इस वाक्य में वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किस तकनीक को परिभाषित करता है, टाइम स्टडी को, मोशन स्टडी को, फटीग स्टडी को, या मेथड स्टडी को। तो याद रखिएगा इसमें आपका मेथड स्टडी को ये डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रिवोल्यूशन, यानी कि मेंटल रिवोल्यूशन को इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। इट implies changes of attitude. The management work should not play the game of one upmanship. Both management and workers require each other, या workers should be paid more wages। तो देखिए मेंटल रिवोल्यूशन का देखिए जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है वो पहला पॉइंट कर रहा है, इट अप्लाइजेस चेंजेस ऑफ एटीट्यूड। जब मनुष्य का एटीट्यूड, उसका क्या बोलते हैं, एटीट्यूड चेंज होगा तब जाके उसका मेंटल रेवोल्यूशंस होगा। जैसे बच्चे देखिए बचपना करते हैं लेकिन जैसे वो मैच्योर टीन होते हैं, थोड़ी उनके अंदर समझ आती है, जब वो एडल्ट होते हैं तो और समझ आती है, तो उनका देखिए धीरे धीरे एटीट्यूड क्या होता है, बदलता जाता है। तो यही आपका मेंटल रेवोल्यूशंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड पिक ऑड वन आउट, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ऑड वन को आउट कर देना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यूनिटी ऑफ कमांड मैनेजमेंट में होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये भी होता है, मैक्सिमम आउटपुट ये नहीं होता है क्योंकि ये देखिए आपका नेचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि बिजनेस में देखिए रिसोर्सेज का जितना अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा आउटपुट भी उतना अच्छा आपको मिलेगा, तो इसीलिए इसमें ये नहीं हो सकता और इक्विटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया नहीं है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखिए होता ही होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता ही होता है, वेट अ सेकेंड, पर्सनल मैनेजमेंट देखिए होता ही होता है, बट इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का लेवल नहीं है। तो 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, सब जानते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल मैनेजमेंट का कोई हिस्सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, which scholars defines management is, okay, management is the art of getting things done through and with people in informally organized groups। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। तो हैरोल्ड कुंटर, JN स्क्यूलर्स, एस जॉर्ज या हेनरी फ्यूल। तो देखिए ये डेफिनेशन जो आपकी गिवन है वो आपकी हैरोल्ड कुंटज द्वारा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डैश इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इन चारों में से कौन सी बॉडी डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। सबसे पहला डिसेंट्रलाइजेशन,
दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा फंक्शनल्स ऑर्गेनाइजेशन या लीडरशिप। तो देखिए डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब क्या कह रहा है आपसे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स यानी कि नहीं है, नॉट अ नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो रिजिड, यूनिवर्सल्स, रिलेटिव या ह्यूमन नेचर। तो देखिए रिजिड नहीं होता है, यूनिवर्सल होता है क्योंकि सब जगह फॉलो किया जाता है, रिलेटिव भी होता है और ह्यूमन नेचर्स पे भी होता है क्योंकि बिना ह्यूमन के मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? हैरोल्ड कुंटज को, हेनरी फ्योल को, एफ.डब्ल्यू. टायलर को या मैक्स वेबर को? तो हमेशा याद रखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि कौन सा इसमें से मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? ऑर्डर, डिसिप्लिन, इक्विटी या कोऑपरेशंस। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? तो देखिए कोऑपरेशन जो है इसका प्रिंसिपल्स नहीं है, कोऑपरेशन नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कोऑर्डिनेशंस होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। क्लियर? तो इसीलिए कोऑपरेशंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसमें से मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से नहीं होते हैं? प्लानिंग, प्रॉफिट अर्निंग, स्टाफिंग या बजटिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करके बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट याद रखिएगा नॉट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए प्रॉफिट अर्निंग मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता, प्लानिंग, स्टाफिंग, बजटिंग ये सारा मैनेजमेंट का कार्य होता है, बट प्रॉफिट अर्निंग कभी भी मैनेजमेंट का कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, फिर देखिए नॉट पूछा है, नॉट सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा सब्सिडरी फंक्शंस, याद रखिएगा सहायक फंक्शन मैनेजमेंट का नहीं है? डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन या मोटिवेशन। जल्दी से आंसर करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा मैनेजमेंट के फंक्शंस का सब्सिडरी फंक्शन नहीं है? तो याद रखिएगा मोटिवेशन सब्सिडरी फंक्शन नहीं, मेन फंक्शन होता है। क्लियर? तो इसीलिए इसका आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? एफ.डब्ल्यू. टायलर, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल या एस. जॉर्ज। तो जल्दी बताइए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? तो ये याद रखिएगा एफ.डब्ल्यू. टायलर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मैनेजमेंट इज नीड एट, मैनेजमेंट किस लेवल पे नीड करता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल या ऑल लेवल्स। तो सब जानते हैं मैनेजमेंट के तीनों लेवल होते हैं, यानी कि इन तीनों जगह पे उसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, यानी कि टॉप मैनेजमेंट किससे कंसर्न होता है? कैरिंग सजेशन अपवर्ड, ये कभी नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा, वो सजेशन लेता नहीं है कभी, वो देता है, इवन वो ऑर्डर देता है। मेंटेनिंग लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ट्रांसमिटिंग ऑर्डर डाउनवर्ड, ये देखिए अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया, ये देखिए जो ऑर्डर्स होते हैं उसको नीचे की ओर प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस बिकॉज, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है क्योंकि it is applicable to manufacturing process, it is relevant for social organization, it involves a series of action या all of the above। कितने बच्चे तो इसका आंसर देखिए तुरंत all of the above दिखा, मारने के सोचे होंगे कि हाँ सब करेक्ट है सब मार दो, बट ध्यान से आप लोग परीक्षा में भी ये गलती करके मत आइएगा, ऑप्शन को दो तीन बार पढ़िएगा, आपको आंसर दिख जाएगा। मैनेजमेंट देखिए एक प्रोसेस के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें देखिए सीरीज ऑफ एक्शन इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसका आंसर बनेगा सी, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इज, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है आपका भैया? पॉलिसी मेकिंग, एक्टिव डायरेक्शन टू गेटिंग डन, टू गेट थिंग डन, एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी, और एक और ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इसी में एक ऑप्शन है, इसी में देखिए इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। तो बताइए एडमिनिस्ट्रेशन इज क्या? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? मेकिंग पॉलिसी, अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक्टिव डायरेक्शंस टू गेट थिंग्स डन या एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी या नॉट, मतलब नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो पॉलिसी मेकिंग से संबंधित होता है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से समझिएगा तब आंसर करिएगा। मैनेजमेंट क्या होता है आपका? टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस या ऑल ऑफ द दीज या ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए मैनेजमेंट क्या होता है? टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है, फिक्टिशियस होता है या ऑल ऑफ द एबव होता है? तो मैनेजमेंट देखिए टेंजिबल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको देखा छुआ समझा नहीं जा सकता, बट फॉर्म में इसकी एग्जिस्टेंस अवेलेबल होती है जिसको फील किया जा सकता है, दैट्स वाई ये आपका एक इंटेंजिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। मिडिल मैनेजमेंट किससे संबंधित है? कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, मोटिवेट्स लोअर मैनेजमेंट या बोथ ए एंड बी। तो देखिए मिडिल मैनेजमेंट आपका डिपार्टमेंटल मैनेजर से संबंधित है, बिल्कुल सही। और ये देखिए अपने लोअर मैनेजमेंट को भी मोटिवेट करता है, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, टॉप मैनेजमेंट में देखिए कौन लोग कंसिस्ट होते हैं? फिनेंशियल मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, ये सब याद रखिएगा, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया आपका 30। देखिए अब आया कोऑर्डिनेशन। अब तक कोऑपरेशन आता था, तो हमेशा याद रखिएगा कोऑपरेशन मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, डायरेक्टिंग एक्टिविटीज, सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज या बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइज करना, ठीक। तो सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज यानी कि जो कंपनीज में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइज करना, मतलब सबको एक साथ जोड़े रखना ताकि सब मिलकर फॉर्म के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविटीज एट, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है क्रिया है वो किस लेवल पर आपका? लोअर लेवल पर, मिडिल लेवल पर, हायर लेवल पर या बोथ ए एंड बी। तो अभी हम लोग देखें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से संबंधित होता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही हम लोग हायर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी कि मैनेजमेंट का एसेंस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग। जल्दी से आंसर करिए, एकदम सटीक आंसर देख रहा हूँ कौन बता रहा है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है आपका? कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा? प्रबंध का सार इसमें क्या होता है? प्रबंध का सार कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग। तो देखिए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? याद रखिएगा सवाल फिर समझिएगा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मैंने देखिए पहले भी वीडियो में आपको बता रखा है, जहाँ पे भी नॉट दिखे उसको सर्कल कर लिया करिए, इससे सवाल का आंसर करने में ईजिली होगी और आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, ठीक। तो देखिए कौन सा इसमें कौन सा ट्रू नहीं है? तो मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस, बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट एक सामाजिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, ये भी करेक्ट है। मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक, ये गलत है। मैनेजमेंट हमेशा हम सदैव ब्यूरोक्रेटिक नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में कभी भी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेटिक मतलब देखिए नौकरशाही होती है, नौकरशाही की स्थिति नहीं पनपनी चाहिए, नहीं तो मैनेजमेंट में तानाशाही उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर? तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश इज डिफाइंड एज द फंक्शंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ओके, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, बोथ ए एंड बी। तो जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ डिफाइन की किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है कि कोई क्रिया जो होती है, फंक्शन जो होता है वो पीपल द्वारा किया जाता है, लोग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो ये सब जानते हैं मैनेजमेंट डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। मैनेजमेंट इज डैश फंक्शंस, मैनेजमेंट किस टाइप का फंक्शन है आपको बताना है। डायनेमिक, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग या प्लानिंग। तो मैनेजमेंट सब जान रहे हैं डायनेमिक फंक्शंस है क्योंकि इसमें निरंतर बदलाव होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डैश फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का फंक्शंस होता है। मैनेजमेंट, प्लानिंग, डायरेक्टिंग या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आपका मैनेजरियल फंक्शंस है, इसीलिए मैनेजमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। द टर्म हायरार्की इम्प्लाइज, तो जो हायरार्की टर्म्स होता है वो क्या इम्प्लाइज करता है ये आपको बताना है। डिपार्टमेंटलाइजेशंस और डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर, स्पेशलाइजेशन या नन ऑफ दीज। तो हायरार्की देखिए जो होता है वो होता है रैंक पे, रैंकिंग ऑर्डर। तो इसका ये आंसर करेक्ट होगा कि डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर, हायरार्की यही बताता है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब।
द मेन एम ऑफ टाइलर वॉज टू, यानी कि FW टाइलर का मेन उद्देश्य क्या था? इम्प्रूव लेबर रिलेशंस, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, टू अटेम्प्ट अ जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट या नन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें FW टाइलर का मेन उद्देश्य क्या था? तो उनका देखिए जो मेन उद्देश्य था वो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपसे क्या कह रहा है? मैथड स्टडी इज, मैथड स्टडी क्या होता है आपको बताना है। तो प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस, स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ वर्क, स्टडी ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी या ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी बताइए मैथड स्टडी किससे संबंधित है? प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ वर्क, स्टडी ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो मेथड स्टडी संबंधित है वो आपका प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? हेनरी फ्योल इज वेल नोन एज, हेनरी फ्योल इज वेल नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये गलत है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम लोग FW टाइलर जो थे उनको कहते हैं। क्लियर? तो ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉर फॉर्मुलेटिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यही देखिए करेक्ट है। 14 टोटल उन्होंने प्रिंसिपल्स फॉलो किए बनाए थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि B इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज, ओके, यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ऑल द सुपीरियर्स। यही गलत हो गया। सारे सुपीरियर से थोड़ी ना। मान लीजिए क्या बोलते हैं, फिनेंस डिपार्टमेंट का सुपीरियर कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, थोड़ी ना आदेश जारी कर सकता है। तो ये गलत है, जिससे कोऑर्डिनेशन ही टूट जाएगा और बिजनेस अपने गोल्स को अचीव कभी कर ही नहीं पाएगी। इंडिविजुअल मस्ट सेक्रीफाइस इन लार्ज इंटरेस्ट, ये भी गलत है। बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर, ये बिल्कुल करेक्ट है कि अगर फिनेंस मैनेजर्स है तो उसके अंदर जो सब ऑर्डिनेट काम कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए XYZ 3 सब ऑर्डिनेट इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो ये तीनों की अकाउंटेबिलिटी जो क्रिएट होगी वो इसी डिपार्टमेंट के हेड से क्रिएट होगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यही होता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? पर्पज ऑफ टाइम स्टडी इज, टाइम स्टडी का क्या पर्पज होता है? टू रिमूव वेस्टेज ऑफ टाइम, टू गिव टाइमली असिस्टेंस, टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क या वॉचिंग टाइम। तो बताइए टाइम स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये देखिए होता है डिटरमाइनिंग फेयर डेज वर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग इज नोन एज, यानी कि कार्य निर्धारण की वैज्ञानिक तकनीक को कहा जाता है। वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी या मेथड स्टडी। वैसे देखिए साइंटिफिक टेक्निक की बात हो रही है तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हमेशा, FW टाइलर ने दिया था। क्लियर? और इसको देखिए जो साइंटिफिक टेक्निक होता है किसी भी टास्क को सेट करने का, वो होता है वर्क स्टडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 44 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स, ओके, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। टाइम स्टडी में, मोशन स्टडी में, बोथ A एंड B या वर्क स्टडी में। तो याद रखिएगा साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो रिक्वायर्स होती है वो टाइम स्टडी में भी होती है और मोशन स्टडी, यानी कि बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? अथॉरिटी रिफर्स टू, अथॉरिटी किसको रिफर्स करती है? गेटिंग वर्क डन, राइट टू गेट वर्क डन, बीइंग इन अ मैनेजरियल पोजीशन या स्केलर चेन। तो देखिए अथॉरिटी हमेशा याद रखिएगा, अधिकार, वो राइट टू गेट वर्क डन पे आएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होता है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन द वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव, बोथ A एंड B या नन ऑफ द एबव। तो जल्दी आंसर करिए। विच अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सिलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव या बोथ एंड A B। तो ये देखिए दोनों होगा। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको किस हिसाब से डिटरमाइन करना है, अचीव करना है, उस पर कार्य करेंगे। तो इसीलिए बोथ A एंड B विल बी करेक्ट आंसर। 47 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान, यानी कि कौन सा इसमें से सिंगल यूज प्लान है? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल्स या बजट। तो देखिए जो बजट होता है वो आपका सिंगल यूज प्लान होता है। 48 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? डैश इज अ टाइम टेबल ऑफ वर्क, यानी कि इस चारों में से कौन सा टाइम टेबल होता है वर्क का? बजट, प्रोजेक्ट,
प्रोग्राम या स्केड्यूल। तो जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा टाइम टेबल होता है वर्क का। तो देखिए जो स्केड्यूल्स होते हैं वही होता है आपका टाइम टेबल ऑफ द वर्क। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं आप। 49 क्या कह रहा है आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन का इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन का इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। इंटीग्रेशन, बैलेंसिंग, प्रॉपर टाइमिंग या डायरेक्टिंग। तो जल्दी बताइए कोऑर्डिनेशंस का इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो देखिए इंटीग्रेशंस भी होना चाहिए तालमेल, बैलेंसिंग भी होना चाहिए और प्रॉपर टाइमिंग में तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि किसी चीज़ की रिक्वायर्ड अभी और उसका जो क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका 2 दिन बाद हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस टाइमिंग बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए बनेगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कभी भी कोऑर्डिनेशंस का एलिमेंट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट। एक ऑड वन है जो उसको आउट कर देना है हम लोग को। तो चलिए गोल्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ या मोटिवेशंस, जल्दी बताइए इसमें से कौन सा एक ऑड आपको लग रहा है। तो देखिए इसमें जो मोटिवेशन है वही एक ऑड है। क्यों? क्योंकि गोल्स देखिए कंपनी सेट करती है, उसको अचीव करना होता है। ऑब्जेक्टिव देखिए उद्देश्य, किस उद्देश्य क्या करना है। और पॉलिसीज़ जो कंपनी के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। लेकिन मोटिवेशंस देखिए क्या होता है, ये मैनेजर्स द्वारा कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए बस किया जाता है। ठीक, इनका क्या बोलते हैं किसी प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। भले ये डायरेक्ट आपका प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं क्योंकि बिना मैन पावर के आप प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेशंस देखिए डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए इसका गोल, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी तो करेक्ट होगा, लेकिन ऑड अगर आउट करना होगा आपको तो आप मोटिवेशंस को आउट करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। बजट किसका इंस्ट्रूमेंट होता है? प्लानिंग ओनली, कंट्रोल ओनली, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल या नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा बजट जो होता है वो प्लानिंग और कंट्रोल दोनों का इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब प्लानिंग और कंट्रोल दोनों एक इंस्ट्रूमेंट है बजट का। क्वेश्चन नंबर 52, डैश आर द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन। ओके, कौन सी गाइडलाइंस है किसी भी एक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब क्रियाओं को कंडक्ट करने के लिए कौन सी गाइडलाइंस फॉलो की जाती है, रूल्स, मेथड, बजट या पॉलिसी। तो देखिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वही होता है। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया कि कर्मचारियों पे ये लागू होता है। कर्मचारियों को किस हिसाब से वर्क करना है, कितना वर्क करना है, क्या वर्क करना है, उससे संबंधित सारे नियम कानून इसी पॉलिसी में ड्राफ्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द पर्पज एंड द एम for which the organization is set up and operate is called। यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जिस उद्देश्य के लिए संगठन की स्थापना और संचालन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जिस उद्देश्य से हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन की स्थापना करते हैं और उसका संचालन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी या प्रोसीजर। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव होता है। कोई एक उद्देश्य देखिए हम लोग सेट कर लेते हैं और उस उद्देश्य को देखिए अचीव करने के लिए कंपनी कार्यरत होती है। एक उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद से कंपनी दूसरे उद्देश्य की तरफ बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विथ। प्लानिंग प्रोसेस किसके साथ शुरू होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिटी अल्टरनेटिव्स, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस या सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स। जल्दी से आंसर बताइए कि प्लानिंग जो होता है वो किस प्रक्रिया के साथ शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा जैसे ही हम लोग उद्देश्य को, ऑब्जेक्ट को अपने सेट कर लेते हैं उसी के साथ ही हमारी प्लानिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, it is a function of management which refers to the process of integration the activities of the different units of organizations to achieve the organizational goals. This is called। यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यह एक प्रबंध का कार्य है। क्लियर, इट इज़ अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यह प्रबंध का एक कार्य है जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, विच रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशंस द एक्टिविटीज़ की विभिन्न इकाइयों की गतिविधियों को एकत्रित करने की, जो विभिन्न इकाइयाँ होती हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को एकत्रित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो उसको क्या कहा जाता है? एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन या प्लानिंग। तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ पढ़ते हैं। 56 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, प्लानिंग क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग या नन ऑफ द एबव। तो बताइए प्लानिंग क्या होता है। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो उस योजना को क्या चीज़ें ध्यान में रखकर बनाएंगे।
सिर्फ आगे की सोचकर या सिर्फ पीछे की सोचकर या आगे और पीछे दोनों की सोचकर या नन ऑफ द एबव। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी योजना अपने भूतकाल और वर्तमान काल दोनों को सोचकर बनाई जाती है, इसीलिए बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज, ठीक, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज क्या होता है, गोल ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड या नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपका जो होता है वो हमेशा क्या बोलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, जिसको हम लोग MBO भी बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBO, अभी बताया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेट टू द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशंस का फीचर नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसके ऑप्शंस। याद रखिएगा फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है, सवाल में आपसे पूछा था। मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो होता है प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस रेलिवेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स या नॉट अ सेपरेट फंक्शंस। जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या आंसर बनेगा कि इसमें से मैनेजमेंट का कौन सा फीचर, मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशंस के फीचर्स नहीं है। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशंस का फीचर्स नहीं है, तो देखिए प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शंस, यही आपका मैनेजमेंट का क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशंस का फीचर्स नहीं है, क्योंकि सबको डिफरेंट अगर फंक्शंस दे दिए जाएंगे तो कार्य भी डिफरेंट डिफरेंट होने लगेंगे, तो इससे कभी भी देखिए क्या बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट है बिजनेस का वो कभी भी जल्द अचीव नहीं किया जा सकता, इसीलिए देखिए कभी भी डिफरेंट फंक्शंस उनको प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। अगर एक जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं फिनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको देखिए सिर्फ फिनेंस से संबंधित कार्य प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये नहीं कि फिनेंस डिपार्टमेंट को मार्केटिंग का काम दे दो, फिनेंस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग वाला काम दे दो, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। प्लानिंग इज परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक्स, कंटिन्यूस, ऑल ऑफ दीज। तो प्लानिंग देखिए सब के सब करेक्ट है, इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज बनेगा। 61 देखिए प्लानिंग इन्वॉल्व, प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व की जाती है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, रिव्यू ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, एनालिसिस ऑफ पॉलिसी या ऑल ऑफ द एबव। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, रिव्यू ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, ऑल ऑफ द एबव मत मार दीजिएगा क्योंकि रिव्यू नहीं किया जाता है प्लानिंग में। प्लानिंग में क्या बोलते हैं फ्यूचर से संबंधित जो फॉरकास्टिंग होती है वो की जाती है, ठीक। इसको बस आधार बनाया जाता है पास्ट परफॉर्मेंस को, ये याद रखिएगा, रिव्यू का काम इसमें नहीं आता है, तो इसलिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आप। प्लानिंग प्रोवाइड्स, प्लानिंग क्या प्रोवाइड कराता है, इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स, कभी नहीं, ये तो इनसाइडर्स के लिए होता है। बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन नहीं है, स्टाफिंग का प्रोसेस है। पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका देखिए जो उद्देश्य होता है डायरेक्शन देना होता है किसको, सारे पर्सन्स को। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। ऑपरेशनल प्लानिंग इज अंडरटेकन एट, यानी कि जो क्रियात्मक प्लानिंग होती है, ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो किसके अंडर में की जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो हमेशा लोअर लेवल मैनेजमेंट के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश आर गाइड टू एक्शंस, ओके, गाइड टू एक्शंस कौन सा है इसमें से, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, पॉलिसीज या प्रोसीजर, जल्दी बताइए कि इसमें से कौन सा गाइड करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो देखिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है वही गाइडेंस का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। As a special type of plan prepared for meeting the challenges of competitors and other environmental forces, यानी कि क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्रतियोगियों यानी कि कॉम्पिटिटर को और जो आपके अन्य पर्यावरणीय ताकतों की चुनौतियों का सामना करने, याद रखिएगा उनकी चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार एक विशेष प्रकार की योजना के रूप में क्या जाना जाता है, ओके। पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी या प्रोसीजर। तो देखिए वहाँ पे जब अपने कॉम्पिटिटर को या किसी अदर इन्वायरमेंटल फोर्सेस को के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एक आपका रणनीति इसको बोलते हैं, रणनीति बनाई जाती है, उसके अनुसार कार्य किया जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डैश आर गोल्स एस्टैब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट। ओके, यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंपनी के प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए स्थापित लक्ष्य और प्रत्येक इसके घटकों का अब क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो स्ट्रेटजी होता है, पॉलिसीज होता है या प्रोसीजर होता है। तो बताइए, देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, गोल्स की बात हो रही है, गोल्स इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। तो गोल्स इस्टेब्लिशमेंट देखिए किससे संबंधित होगा आपका, जब आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। यानी कि देखिए ऑब्जेक्टिव आर गोल्स established to guide the effort of the company and each of its components। ओके, तो इसका आंसर ऑब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डैश इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, यानी कि इसमें से कौन सा मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी जाना जाता है। मैनेजमेंट बाय सबऑर्डिनेट्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय आर्ट्स या मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। तो देखिए रिजल्ट की बात हो रही है, तो रिजल्ट कब होगा, जब आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। 68 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन तैयार होंगे। कोऑर्डिनेशन जो देखिए होता है वो एक डिस्क्रिप्शन होता है किसका, बिहेवियर और रिलेशनशिप का ऑर्गेनाइजेशंस का। क्लियर, तो ये किस वे में होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्रोसीजरल या सब्सटेंटेटिव। जल्दी से आंसर करके बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करिए, बताइए जल्दी। कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो ये याद रखिएगा प्रोसीजरल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 69 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डैश इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट्स। ओके, रेगुलर इवेंट्स को हैंडल करने के लिए इसमें से कौन सा एक सिस्टमैटिक वे है, प्रोसीजर, रूल्स, पॉलिसीज या स्ट्रेटजी। तो इसका आंसर देखिए बनेगा प्रोसीजर, प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इसमें से ऑर्गेनाइजेशंस का प्रिंसिपल नहीं है। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, स्पेशलाइजेशंस, स्पैन ऑफ कंट्रोल या इनिशिएटिव। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि इसमें से ऑर्गेनाइजेशंस का प्रिंसिपल्स नहीं है। तो देखिए इनिशिएटिव जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस का प्रिंसिपल नहीं होता है। 71 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस है जो एक ऑर्गेनाइजेशंस का प्रकार नहीं होता है। याद रखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशंस का प्रकार नहीं होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन या लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, जल्दी से आंसर करके बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, प्रोजेक्ट, कमिटी या लाइन। तो देखिए जो कमिटी ऑर्गेनाइजेशंस होता है वो कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रकार नहीं होता। और लाइन ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है। ओके, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। 72 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट वर्क डायरेक्टली अंडर द जनरल मैनेजर। ओके, यानी कि लाइन ऑर्गेनाइजेशंस में कौन आपका डायरेक्टली सीधे तौर पर जनरल मैनेजर के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। सेल्स मैनेजर, फोरमैन, वर्क्स मैनेजर या पर्सनल मैनेजर्स। जल्दी आंसर करिए इसका आंसर क्या होगा, कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन के तहत कौन सीधे तौर पर जनरल मैनेजर के अंडर में कार्य नहीं करता है। तो फोरमैन देखिए नहीं करता है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के तहत में आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच स्कॉलर इंट्रोड्यूस द फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस स्कॉलर ने फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को इंट्रोड्यूस किया था। F.W. टायलर, चेस्टर बर्नार्ड, एलन या मैक्स वेबर। जल्दी बताइए फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये याद रखिएगा F.W. टायलर ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। देयर इज अ स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन इन लाइन ऑर्गेनाइजेशंस,
ट्रू पूछा, याद रखिएगा सही, तो यहाँ पे ये देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा याद रखिएगा ओल्डेस्ट यानी कि ट्रेडिशनल बेस्ड होता है, तो इसमें स्पेशलाइजेशंस की ज़रूरत नहीं होती थी। उस समय लोगों एकदम दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम कराते थे, तो वहाँ किसी विशेष क्या बोलते हैं डिग्री स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर आपसे देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइन ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती थी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही तय होती थी कि इसको क्या कार्य करना होता है। द लाइन ऑफ अथॉरिटी इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्टिकल, ना ये वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल होता था, तो यही करेक्ट होगा। सॉरी ये करेक्ट है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता था, वर्टिकल ही होता था। ठीक, सारे आदेश बस आते थे, जाता कुछ नहीं था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, हुज डेफिनेशन ऑन अथॉरिटी इज़, अच्छा ठीक, डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन है कि अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबिडेंस, तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है ये आपको बताना है, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा हेनरी फ्योल द्वारा दी गई है। 76 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अबाउट अथॉरिटी, अथॉरिटी से संबंधित कौन सा इसमें करेक्ट है। अथॉरिटी इज इनफॉर्मल, गलत, अथॉरिटी हमेशा फॉर्मल होता है। क्लियर, नॉट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये भी गलत, क्योंकि इसका उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना होता है। देयर इज एक्सटेंसिव फॉर राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमेशा एग्जिस्टेंस होती है अधिकारों की, जहाँ अथॉरिटी है वहाँ अधिकार अपने आप आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी का इसमें से फीचर्स नहीं है। कैन बी डेलीगेटेड, ऑलवेज अपवर्ड, यूनिटरी, या शुड बी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, तो इसका आंसर देखिए जो बन जाएगा वो बन जाएगा कैन बी डेलीगेटेड, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, यानी कि डेलीगेशन का इसमें से प्रिंसिपल नहीं है। फंक्शनल डेफिनेशंस, यूनिटी ऑफ कमांड, रेम्यूनरेशन, या अथॉरिटी ऑफ लेवल प्रिंसिपल। जल्दी आंसर करके बताइए कि इसमें से कौन सा डेलीगेशंस का प्रिंसिपल नहीं है। तो देखिए रेम्यूनरेशन जो है वो कभी भी डेलीगेशन का प्रिंसिपल्स नहीं होता है। 79 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ रेल्यूकेटेंस ऑन द पाथ ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डेलीगेशन, यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसी प्रतिनिधि मंडल में अधीनस्थों के मार्ग पर अनिच्छा, मतलब उनके इच्छा के विरुद्ध के रूप में माना जाता है। परफेक्शंस, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड, या एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, तो देखिए इसका आंसर बनेगा फियर ऑफ क्रिटिसिज्म्स, क्योंकि उनकी इच्छाओं के ये विरुद्ध होता है। किसी को आप क्रिटिसाइज करेंगे तो वो देखिए उनकी इच्छाओं के विरुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ देखिए हम लोग बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर डिटरमाइनिंग सेंट्रलाइजेशंस, ओके, इसमें से कौन सा फैक्टर सेंट्रलाइजेशंस को डिटरमाइन करता है। इंटीग्रेशंस, डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, या कंट्रोल टेक्निक, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजिंग इज डैश, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अ रेमेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इंश्योर एक्यूरेट फॉरकास्टिंग, नन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज, तो देखिए इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, क्योंकि देखिए सारे टाइप के प्रॉब्लम की रेमेडीज यानी कि दवा नहीं होती है। दूसरा ये एक्यूरेट फॉरकास्टिंग तो आज तक हमारे देश के वैज्ञानिक नहीं कर पाए, तो ऑर्गेनाइजिंग कहाँ से करेगा, तो इसलिए इसका आंसर देखिए बनेगा नन ऑफ दीज। 82 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर, डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज, तो जल्दी बताइए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में देखिए डिवीजन ऑफ वर्क भी होता है और ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क भी होता है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शन, टू सेटिस्फाई कल्चरल नीड्स, एंड नन ऑफ दीज, तो देखिए जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमेशा मैनेजमेंट द्वारा होता है, और देखिए अ रिजल्ट ऑफ जो सोशल इंटरैक्शंस के द्वारा जो मैनेजमेंट क्रिएट होता है वो आपका इनफॉर्मल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है,
ऑर्गेनाइजिंग डील्स विथ, ऑर्गेनाइजिंग किसके साथ डील करता है? डिवीजन ऑफ वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन एक्टिविटीज, सेंट्रलाइजेशन एक्टिविटीज या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है काम का विभाजन करना, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। 85 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? डिवीजन ऑफ वर्क इनटू जॉब, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए इसमें बोथ ए एंड बी होगा, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क भी होता है, अभी ऊपर देखें हम लोग, और इसमें अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश कर दी जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? अथॉरिटी रिफर्स टू, अथॉरिटी किसको रिफर्स करता है? गेटिंग वर्क डन, राइट टू गेट वर्क डन, बीइंग इन अ मैनेजमेंट पोजीशन या नन ऑफ दीज। तो अथॉरिटी हमेशा देखिए अधिकार से संबंधित होता है, ये हमेशा अधिकार से संबंधित होता है, और अधिकार किसके पास होता है? हमेशा मैनेजमेंट के पास होता है, इसीलिए बीइंग इन अ मैनेजमेंट पोजीशन। 87 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस रिक्वायर्स, ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस रिक्वायर्स डिवीजन ऑफ लेबर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो स्पेशलाइजेशंस के सिद्धांत होते हैं वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, सॉरी वर्क नहीं लेबर था, वहाँ पे ये कार्यरत होता है। 88 देखिए डेलीगेशन सेज, डेलीगेशंस क्या होता है आपका? गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, फिक्सिंग द ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइनिंग द टास्क या यूनिटी ऑफ कमांड। तो डेलीगेशंस यानी कि प्रतिनिधि मंडल देखिए हमेशा क्या करता है? आपको कार्य देता है, यानी कि असाइनिंग द टास्क विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? अकाउंटेबिलिटी मीन्स, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डेलीगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी या आंसरेबिलिटी। तो हमेशा याद रखिएगा अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तर जवाबदेही तय करना, जवाबदेही यानी कि आंसरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशंस, यानी कि इसमें से प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा कौन नहीं, क्या नहीं होता है? अकाउंटेबिलिटी जी बिल्कुल होती है, जवाबदेही हमेशा तय की जाती है, अथॉरिटी अधिकार भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व भी सेट होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस देखिए कभी भी डेलीगेशंस का हिस्सा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? सेंट्रलाइजेशंस रिफर्स टू, सेंट्रलाइजेशंस का अर्थात क्या होता है? रिटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिस्पर्सल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्रिएटिंग डिवीजन एज अ प्रॉफिट सेंटर्स या ओपनिंग न्यू सेंटर्स ऑफ ब्रांच। तो देखिए जो सेंट्रलाइजेशंस होता है इसका यानी कि केंद्रीकरण, इसका देखिए अर्थात होता है एक हैरिकल लेवल होता है एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत, याद रखिएगा एक हैरिकल लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत जो आपका क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से संबंधित होता है। तो इसके लिए इसका आंसर देखिए ए बनेगा, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किससे संबंधित है? नंबर ऑफ मैनेजर्स, लेंथ ऑफ टर्म्स फॉर विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर या नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ टॉप मैनेजमेंट। तो देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो हमेशा रिफर करता है वो ये करता है कि एक मैनेजमेंट के अंतर्गत, एक मैनेजर्स के अंतर्गत कितने सबऑर्डिनेट कार्य कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? अ नेटवर्क of social relationship that arise spontaneously due to the interaction of work is called, यानी कि देखिए सामाजिक संबंधों के आधार पर स्पॉन्टेनियसली वहीं पे ऑन द स्पॉट क्या बोलते हैं रिलेशनशिप बिल्ड होता है बिटवीन द वर्कर्स, कार्य करने के दौरान किसी ऑर्गेनाइजेशंस में सामाजिक संबंध स्थापित होता है बिटवीन द वर्कर्स। वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशंस कहलाता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिसेंट्रलाइजेशंस या डेलीगेशंस। तो हमेशा याद रखिएगा जब क्या बोलते हैं सामाजिक रिलेशनशिप क्या बोलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस में बनना शुरू होगा ठीक कार्य के दौरान, तो वो हमेशा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए क्या बोलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी आए, एक दूसरे के साथ बैठे, बातचीत किए, हाल चाल जाने तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, मेरे डिपार्टमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें शेयर किए। तो देखिए क्या हो रहा है, एक सोशल रिलेशनशिप बन रहा है ना, तो इसीलिए ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 94 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन, किस में स्केलर चेन नहीं फॉलो किया जाता? फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या तो देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में कभी भी स्केलर चेन को फॉलो नहीं किया जाता है। 95 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बी अकम्पेंड विथ नेसेसरी, हाँ तो देखिए क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि मंडल यानी कि डेलीगेशंस के प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि जिम्मेदारी एवं आवश्यकता एक साथ किसके थ्रू होनी चाहिए? अथॉरिटी, मैन पावर, इंसेंटिव या प्रमोशंस। तो हमेशा याद रखिएगा डेलीगेशंस की बात आएगी तो हमेशा अथॉरिटी वहाँ पे आंसर बनेगा, क्योंकि इन्हीं के पास सारे के सारे अधिकार निहित होते हैं, क्योंकि यही कंपनी के प्रतिनिधि मंडल्स होते हैं। The form of organization known for giving rise to rumor is called, okay, rumors को बढ़ावा देते हैं, अफवाहों को बढ़ावा देते हैं, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं? सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए अफवाहें हमेशा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, जिसको ग्रैपवाइन, कम्युनिकेशंस के भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 97 अब आपसे क्या कह रहा है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि क्रियाओं का जब देखिए समूहीकरण किया जाता है प्रोडक्ट लाइन के आधार मानकर तो उसको क्या कहा जाता है? ये किसका हिस्सा होता है? इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका हिस्सा होता है? डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशंस का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस का या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस का। तो देखिए क्रियाओं का विभाजन समूह के आधार पर किया जाता है प्रोडक्ट लाइन को आधार मानकर, ये हमेशा याद रखिएगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा होता है। क्लियर? 98 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। Identifications and grouping of activities to be undertaken and assigning them of different department is, यानी कि किए जाने वाले कार्यों को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, फिर उनका समूहीकरण करके विभिन्न विभागों को सौंपना, ये क्या कहलाता है? प्लानिंग, डायरेक्टिंग या वेट अ सेकेंड, या ऑर्गेनाइजिंग या कोऑर्डिनेशन। तो ये देखिए आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। फाइंड आउट द ऑड, यानी कि ऑड वन हमको आउट करना है। तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ऑफिशियल लाइन कम्युनिकेशन, वेल प्लान्ड रिटेंशन, ये सब देखिए आपके क्या बोलते हैं फॉर्मल चीज़ों से संबंधित है, औपचारिक चीज़ों से, बट सोशल इंटरेक्शन ये देखिए आपका एक इनफॉर्मल चीज़ों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। The right to give order and power to obedient is, okay, responsibility, accountability, authority या delegation। तो देखिए right to give order यानी कि ऑर्डर देने का अधिकार किस और पावर शक्ति किसके पास होती है? तो ये देखिए हमेशा अथॉरिटी के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यानी कि देखिए जब अथॉरिटी आपकी शेयर की जाती है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक, तो ये क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है डेलीगेशंस, अकाउंटेबिलिटी, सेंट्रलाइज्ड या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस प्रक्रिया को याद रखिएगा, जब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक अथॉरिटी को शेयर किया जाएगा तो वो डेलीगेशंस कहलाता है, प्रतिनिधि मंडल। नेक्स्ट पढ़ते हैं 102 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी देखिए कुछ देर पहले मैंने बताया था आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशंस और किस नाम से जाना जाता है? तो ये याद रखिएगा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए एक सवाल और पूछ सकता है कि मिलिट्री में किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो किए जाते हैं? तो लाइन ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो किए जाते हैं। इसी को देखिए ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं और इसी को ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। The framework within which managerial and operating tasks are performed is called, यानी कि वह कार्य जिसके अंतर्गत प्रबंधकीय, मैनेजरियल प्रबंधकीय और परिचालन कार्य किए जाते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग टास्क किए जाते हैं, वह क्या कहलाता है? स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर या जॉब डिज़ाइन या डिपार्टमेंटाइजेशन। तो ये याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 104। Dash is the obligations of a subordinate to properly perform the assigned duty, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्लिगेशंस यानी कि बाध्यता है, कर्तव्य है
जो सब ऑर्डिनेट्स को, अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने कार्य को, जो उनको कार्य असाइंड किए गए हैं उनको सही से परफॉर्म करने का कहता है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमेशा याद रखिएगा जो उनका उत्तरदायी होता है, जैसे हर कर्मचारी के लिए एक उत्तरदायित्व तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी जाती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर ही वो देखिए अपने कार्य को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। 105 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, आइडेंटिटी द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि ऑड वन फिर से हमको आउट करना है। तो नोटिस, मेमोज, ऑर्डर और कंप्लेन। तो देखिए इस चारों में अगर ध्यान दिया जाए तो कंप्लेन ही आपका निकल जाएगा, क्योंकि इन सब में देखिए एक आदेश आ रहा है, लेकिन कंप्लेन क्या बोलते हैं, किसी को बुराइयां बताने के लिए होता है कि हाँ आपके खिलाफ कंप्लेन किया गया है। 106 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज, यानी कि संगठन में सबसे पहला स्टेप यानी कि सबसे पहली चरण क्या होती है वो आपको बताना है। इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप नहीं, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग ऑफ जॉब इनटू डिपार्टमेंटेशंस या डिवीजन ऑफ वर्क। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कार्य का बंटवारा करना, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। 107 देखिए, नंबर 107 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें से कौन सा ट्रू है, सही है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि औपचारिक संगठन के लिए। तो इट इज़ नॉट क्लियर, ये तो गलत है, ये हमेशा क्लियर होता है। टू सेटिस्फाई द मेंबर, ये भी करेक्ट है। इंपॉर्टेंस टू द पर्सन्स एंड फीलिंग्स, ये भी करेक्ट है। नहीं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए ये नहीं फोकस किया जाता है, तो सी तो गलत हो जाएगा। सेटिस्फाई मेंबर्स नहीं होता है, सेटिस्फाई कस्टमर्स होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इट इज़ नॉट क्लियर, ये हमेशा क्लियर होता है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। टू फुलफिल फॉर द फॉर्म्स गोल, ये बिल्कुल करेक्ट, यानी कि डी इसका देखिए आंसर बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डैश इज द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ गाइडिंग, नर्सिंग and reading people to the attainment of objectives, controlling, डायरेक्टिंग, प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग। जल्दी से आंसर करके बताइए कि डैश इज द मैनेजरियल फंक्शन, प्रबंधकीय कार्य ऑफ गाइडिंग, नर्सिंग एंड रीडिंग पीपल, ओके, टू अटेनमेंट द ऑब्जेक्टिव। ये देखिए डायरेक्शंस के कार्य होते हैं। डायरेक्शन इज द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ गाइडिंग, नर्सिंग एंड रीडिंग पीपल टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। 109 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शंस, यानी कि डायरेक्शंस का इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, सुपरविजन, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन या लीडरशिप। तो देखिए डायरेक्शंस का, निर्देशन का इसमें से जो एलिमेंट नहीं है वो ऑर्गेनाइजिंग बनेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट होता है। 110 देखिए 110 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लीडरशिप इज फॉल्स, यानी कि लीडरशिप से संबंधित इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, गलत है। क्लियर, देख लेते हैं ऑप्शन। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देखिए क्या करता है, जो नेता होता है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, अपने बातों में फंसाता है, तो लीडरशिप भी यही करता है। लीडरशिप इज गोल ओरिएंटेड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लीडरशिप इज बॉसिव, नहीं ये गलत है। लीडरशिप में कभी भी बॉसिज्म नहीं होता है, मतलब बॉसिज्म का मतलब होता है कि जैसे बॉस होते हैं ना, तो बॉसवाद बोल सकते हैं आप, तो ये ऐसा नहीं होता है। बॉस, ये नेता हमेशा जनता का प्रतिनिधि होता है, तो इसीलिए बॉसिज्म की प्रकृति इसमें नहीं होती है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 111 देखिए, विच टाइप ऑफ लीडर अलाउ कंप्लीट डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी, ओके, कंप्लीट डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी किस टाइप के लीडर्स अलाउ करते हैं, क्रिएटिव लीडर्स, परस्यूएसिव लीडर, लेसेस फेयर्स लीडर्स या इंटेलेक्चुअल लीडर्स। तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा लेसेस फेयर्स लीडर, ऐसे लीडर्स ही आपका कंप्लीट डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी को अलाउ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए क्या कह रहा है आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी फॉर अ लीडर, यानी कि इसमें से लीडर के कौन से गुण नहीं है आपसे पूछा है। ओके, तो चार्मिंग पर्सनालिटी जैसे हमारे मोदी जी का है, बिल्कुल करेक्ट है। एबिलिटी टू टेक डिसीजन, ये भी सही है, जब भी मन करे तब सर्जिकल स्ट्राइक करके चले आओ। कम्युनिकेशन स्किल्स, मोदी जी देखिए पूरे वर्ल्ड के नेता से एकदम अच्छे से कम्युनिकेशंस करके रखे हैं, दैट्स वाई हमारे फॉरेन पॉलिसी आज दुनिया की बेस्ट फॉरेन पॉलिसी में से एक है। लेजी एटीट्यूड, ये कभी भी एक नेता की क्वालिटी नहीं होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 112 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अंडर विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप
द लीडर कंप्लीटली डेलीगेट द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट। ओके, यानी कि लीडरशिप के किस स्टाइल में, नेतृत्व के किस स्टाइल में जो लीडर होता है, ठीक, वो पूरी की पूरी अथॉरिटी जो होती है वो अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देता है। ठीक, किस लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर होता है वो पूरी की पूरी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को क्या करता है, सौंप देता है। तो ये याद रखिएगा, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप में ऐसा होता है जिसमें कि जो लीडर होता है वो सारा का सारा अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को हैंड ओवर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल ऑफ ग्रीड इन द मैनेजरियल, ग्रीड बाय ब्लैक एंड माउंटेन। ओके, तो टास्क मैनेजमेंट, इनोवेशन मैनेजमेंट, मिडिल रोड या कंट्री क्लब। तो याद रखिएगा इसमें जो क्या बोलते हैं, ग्रीड मैनेजरियल स्टाइल नहीं है आपका, वो इनोवेटिव मैनेजमेंट में हो जाएगा। 115 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच लीडरशिप थ्योरी सजेस्ट दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी कि कौन सी लीडरशिप थ्योरी ये कहती है कि लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। क्लियर, ट्रेड थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी। तो ये देखिए ग्रेट मैन थ्योरी कहती है कि लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशंस, यानी कि इसमें से मोटिवेशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरनल फीलिंग, सिंपल प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस या नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो देखिए मोटिवेशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा था, तो ये देखिए एक इंटरनल फीलिंग होती है। जब तक आपके अंदर वो इच्छा नहीं आएगी, वो प्रेरणा वाली, तब तक आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेल्फ मोटिवेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। 117 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द 5 टाइप्स ऑफ नीड बाय मैस्लो। तो आइए पहले देखिए जो मैस्लो ने 5 टाइप्स ऑफ नीड्स दिया है वो क्या क्या है वो बता दूं, तब आप लोग इसका आंसर इजली कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहली जो उसने दी थी वो दी थी उसने साइकोलॉजिकल नीड, सॉरी साइकोलॉजिकल नहीं, सोशियोलॉजिकल है। सबसे पहला सोशियोलॉजिकल। दूसरा देखिए जो दिया था उसने सेफ्टी नीड्स दी थी। इसको देखिए अरेंज करने को भी देता है कि अरेंज करिए, तो इस अच्छे से आप लोग क्रम वाइज जान जाइएगा तब अरेंज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंग। फिर उसके बाद से चौथे नंबर पे देखिए आपका है स्टीम। और फिर 5वें नंबर पे देखिए आपका है सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस। ओके, ये 5 नीड मैस्लो द्वारा दी गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आंसर करते हैं हम लोग। तो इसमें आपसे पूछा था कि कौन सा नहीं है 5 नीड्स में, तो साइकोलॉजिकल नीड्स अभी हम लोग देखें, स्टीम भी है, सेफ्टी भी है, सोशल नीड्स इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। विच थ्योरी एक्सप्लेन दैट देयर आर 2 सेपरेट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मोटिवेशंस। ओके, एडम्स इक्विटी थ्योरी, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हैसबर्ग्स हाइजीन थ्योरी या मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ओके, तो इसका आंसर देखिए बनेगा 2 सेपरेट फैक्टर इन्फ्लुएंस मोटिव, जिसको देखिए हम लोग 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरी देखिए जिसने दिया था वो था हैसबर्ग्स हाइजीन थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ बजट, यानी कि इसमें से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। मटेरियल बजट, इंफॉर्मेशन बजट, प्रोडक्शन बजट और कैश बजट। तो देखिए इंफॉर्मेशन बजट कोई भी बजट का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द हेड ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का हेड कौन सा है इसमें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग। सॉरी हेड नहीं है, माफ करिएगा, हार्ट है। मैनेजमेंट का इसमें हार्ट कौन सा है वो आपको बताना है। तो मैनेजमेंट का देखिए जो हार्ट कहलाता है वो डायरेक्टिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 122। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शंस, यानी कि इसमें से डायरेक्शंस का कौन सा एलिमेंट नहीं है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, डेलीगेशन या सुपरविजन। तो जल्दी से आंसर करके बताइए कि इसमें से कौन सा एलिमेंट डायरेक्शन का, याद रखिएगा डायरेक्शन का एलिमेंट नहीं है। तो डेलीगेशंस देखिए डायरेक्शंस का एलिमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 123 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासीफाई नीड्स इन हायरार्किकल ऑर्डर
इज डेवलप्ड बाय, यानी कि हायरार्किकल थ्योरी की बात कर रहा है। तो अभी देखिए ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी अभी हम लोग जस्ट देखा था। तो ये थ्योरी किसके द्वारा देखिए दी गई है, तो ये थ्योरी आपकी अब्राहम मैस्लो द्वारा दी गई है, हायरार्की थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कि इसमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ओके, प्रमोशन, स्टॉक इंसेंटिव, जॉब सिक्योरिटीज या एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। तो बताइए इसमें से फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सा है, मतलब जो मनी के फॉर्म में अपने कर्मचारियों को दिया जाता है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए होगा स्टॉक इंसेंटिव्स। ओके, 125 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें से कम्युनिकेशंस का कौन सा एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन का। ओके, डिकोडिंग कम्युनिकेशन चैनल या रिसीवर। तो इसका देखिए जो कम्युनिकेशन खुद एलिमेंट थोड़ी ना हो सकता है, डिकोडिंग चैनल रिसीवर ये सारे उसके एलिमेंट होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का खुद कोई कम्युनिकेशन एलिमेंट नहीं हो सकता। 126 देखिए अभी जस्ट ऊपर ही थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ग्रेपवाइन इज, ग्रेपवाइन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर कम्युनिकेशन, लेटर कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जिसको अफवाहों का संप्रेषण भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द हाईएस्ट लेवल नीड हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो। ठीक, तो अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी इन्होंने दी है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है। ओके, तो आइए बता देता हूँ इसका लेवल एकदम क्रम से, तब आप लोग इजिली आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए जो होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये याद रखिएगा एकदम क्रम वाइज है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये सबसे पहला होता है। दूसरा देखिए जो होता है आपका वो होता है स्टीम। तीसरा देखिए जो होता है आपका लव एंड बिलोंगिंग। चौथा देखिए सेफ्टी नीड्स, अभी ऊपर ही बताया था आपको, लेकिन वो देखिए आपका उल्टे ऑर्डर में था, ये आपका करेक्ट ऑर्डर में है, सेफ्टी नीड्स। ओके, और लास्ट आपका होता है क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स ये लास्ट होता है। ओके, इसका पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर देखिए जो हाईएस्ट लेवल होता है अभी हम लोग देखें क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट पढ़ते हैं 128 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एबिलिटी ऑफ अ लीडर टू लुक थिंग्स फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज, यानी कि किसी ऐसे नेता की योग्यता जो किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता है, वो योग्यता क्या कहलाती है, एम्पैथी, सिंपैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपैथी। तो ऐसी योग्यता याद रखिएगा एम्पैथी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, फाइंड ऑड वन आउट। ओके, सुपरविजन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशंस, इसमें से जो ऑड है उसको हमको क्या करना है, आउट करना है। इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे, देखिए बहुत बार करा चुका हूँ, कितने ऊपर क्वेश्चंस में है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 कर देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, लीडरशिप स्टाइल विच टेक्स डिसीजन विद सबऑर्डिनेट। अभी देखिए जस्ट ऊपर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि जब नेता क्या बोलते हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर कोई डिसीजन लेता है तो उस लीडरशिप स्टाइल को क्या कहा जाता है, लेसेस फेयर लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, an efficient control system helps to accomplish the organizational objectives, boosts employees morale, judge accuracy of standard। तो देखिए एक efficient control system इन तीनों चीज़ों में हेल्प करता है, इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज, कंट्रोलिंग फंक्शंस जो होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो कंट्रोलिंग फंक्शंस होता है आपका वो हमेशा फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 130, एक सेकंड माफ करिएगा, जो कंट्रोलिंग फंक्शन होगा आपका वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होगा, क्योंकि कंट्रोल हमेशा जो चीज़ें होने वाली हैं उसको किया जा सकता है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए देखिए इसका आंसर फॉरवर्ड लुकिंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है,
मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ, यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट जो देखिए होता है एक टेक्निक होती है जो क्या किसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। क्लियर। कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर या कस्टमर। तो देखिए मैनेजमेंट ऑडिट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट कंपनी का चेक करने के लिए ऑडिट कराया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ, यानी कि बजटरी कंट्रोल में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रिपेयर करने की। ओके, बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल, बजट, नेटवर्क डायग्राम या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो देखिए बजटरी कंट्रोल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बजट के प्रिपरेशंस के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हु इंट्रोड्यूस क्वालिटी सर्कल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इन 1962, यानी कि किसने इंट्रोड्यूस किया था क्वालिटी सर्कल्स जो इस समय प्रेजेंट फॉर्म में अवेलेबल है 1962 में। ओके, एडविन फ्लिपो, डॉक्टर इशिकावा, FW टायलर या एडवर्ड डेमिन। तो ये देखिए जो आपका क्वालिटी सर्कल्स है ये आपका डॉक्टर इशिकावा ने, जो जापान की एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने इसकी खोज की थी, मतलब इसको डिस्कवर इंट्रोड्यूस किया था। 135 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी इज नोन एज। ओके, एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप, ठीक, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी इज नोन एज क्वालिटी ग्रुप, क्वांटिटी ग्रुप सर्कल, क्वालिटी सर्कल्स या ग्रुप सर्कल। ओके, जल्दी से आंसर करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्वांटिटी तो कभी आंसर बन ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ये कौन सा सर्कल होगा, एक क्वालिटी सर्कल होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द सीनियर ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग एंड गाइडिंग QC एक्टिविटीज इन हिज एरिया इज नोन एज। QC यानी कि याद रखिएगा क्वालिटी सर्कल। ओके, तो द सीनियर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग एंड क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज इन एरिया इज नोन एज फैसिलिटेटर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TQM। ओके, TQM का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल क्वालिटी मेजरमेंट, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टिपिकल क्वालिटी मैनेजमेंट या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो देखिए TQM का जो फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ TQM, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इसमें से कौन सी टेक्निक नहीं है। ओके, री इंजीनियरिंग, क्वालिटी मेजरमेंट, बेंच मार्किंग या एम्पावरमेंट। तो देखिए जो इसमें से क्या बोलते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो टेक्निक नहीं है वो क्वालिटी मेजरमेंट नहीं है। री इंजीनियरिंग होती है कि मतलब मान लीजिए कोई चीज़ ख़राब हो जाए फिर उसको ठीक करके इंप्रूव कर देना। बेंच मार्किंग भी होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि उस हिसाब से आपका क्वालिटी और एम्पावरमेंट भी होता है। 139 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश इज नोन एज री थिंकिंग एंड री डिजाइनिंग ऑफ द कोर बिजनेस प्रोसेस। ओके, क्वालिटी सर्कल, बेंच मार्किंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग या एम्पावरमेंट। तो इसका आंसर देखिए बनेगा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज नोन एज। देखिए री इंजीनियरिंग की बात कर भी दिया था तो यहीं से आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं तो आंसर कर देते हैं। री थिंकिंग और री डिजाइनिंग इसी से संबंधित होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ काइजन। काइजन का इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। ओके, इंडिविजुअल वर्क, क्वालिटी सर्कल, पर्सनल डिसिप्लिन या इम्प्रूव्ड मोरल। तो आइए इसके बारे में पहले मैं बता दूं। बेसिकली 5 एलिमेंट इसने दिए थे काइजन ने, तो आप लोग इजिली फिर इसका आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए इसने दिया था टीम वर्क, कि हमेशा टीम में काम करना। ओके, दूसरा देखिए था इसने पर्सनल डिसिप्लिन। तीसरा देखिए आपका था इम्प्रूव्ड मोरल। चौथा देखिए था आपसे क्वालिटी सर्कल यानी कि QC। और पांचवा देखिए था सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट।
सॉरी, ये 5 पॉइंट्स इसने दिए थे। तो अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से इसने इंडिविजुअल वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, टीम वर्क का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 141 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ काइजन एक्टिविटी, यानी कि काइजन एक्टिविटी का एरिया कौन सा इसमें से नहीं है। क्वालिटी, कॉस्ट, डेटा हैंडलिंग या डिलीवरी, जल्दी से बताइए काइजन एक्टिविटी का एरिया इसमें से कौन सा नहीं है। तो डिलीवरी काइजन एक्टिविटी का इसमें से एरिया नहीं है। 142 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, वेल गवर्निंग ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु वॉलेंट्री मीट रेगुलरली इज, ठीक, वेल गवर्निंग ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु वॉलेंट्री मीट रेगुलरली इज क्वालिटी सर्कल्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा या काइजन। तो ये देखिए क्वालिटी सर्कल्स के तहत होता है, जो वेल गवर्निंग ग्रुप होता है कर्मचारियों का, जिनकी वॉलेंट्री मीटिंग रेगुलरली होती रहती है। 143 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डिफेक्ट्स फ्री प्रोडक्ट क्रिएट्स बाय, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, याद रखिएगा सिक्स सिग्मा द्वारा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए अब आपसे क्या कह रहे हैं, द फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल डिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ओके, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, सिक्स सिग्मा, क्वालिटी सर्कल होना चाहिए, क्वालिटी नहीं, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसमें भी देखिए रीथिंकिंग एंड रेडिकल डिजाइन आ गया, यानी कि अभी हम लोग जस्ट ऊपर हम लोग कीवर्ड्स के थ्रू आंसर किए थे, तो ऑब्वियसली इसका आंसर बन जाएगा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंप्रूव एफिशिएंसी या नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमेशा कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 145 क्या कह रहा है आपसे, द एम्प्लॉयज हु टेक अप सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशंस आर कॉल्ड, यानी कि वह एम्प्लॉय जो आपका सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशंस इम्प्लीमेंट करते हैं उनको क्या कहा जाता है। क्लियर, चैंपियन, ग्रीन बेल्ट्स, मास्टर ब्लैक बेल्ट्स या ब्लैक बेल्ट्स। तो याद रखिएगा वो एम्प्लॉय जो आपका सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशंस लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रीन बेल्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 146 डैश इज अ वॉलेंट्री ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग अ कॉमन कॉज, यानी कि कौन सा ऐसा वॉलेंट्री ग्रुप होता है जो पर्सन्स का होता है जो कॉमन कारण के लिए, मतलब एक सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। तो अभी जस्ट ऊपर हम लोग आंसर किए थे इसका वॉलेंट्री ग्रुप, यानी कि क्वालिटी सर्कल। एक्सपेंड ऑफ TQM अभी कराया हूँ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि ऑप्शन ए। 148 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डैश इज फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रीडिजाइनिंग ऑफ बिजनेस, अभी हम लोग पढ़े हैं, इसका आंसर क्या था, क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं 149 देखिए आपसे क्या कह रहा है, आप डैश इज अ सेट ऑफ टेक्निक एंड टूल्स फॉर इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा टेक्निक और टूल्स है जो यूज़ किया जाता है कैपेबिलिटी टू इम्प्रूव, मतलब कैपेबिलिटी, बिजनेस प्रोसेस की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि इसमें से कौन सा टेक्निक और टूल्स यूज़ किया जाता है बिजनेस प्रोसेस की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, क्वालिटी सर्कल, सिक्स सिग्मा, मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो सिक्स सिग्मा यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, CTQ का फुल फॉर्म क्या होता है, CTQ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए CTQ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्रिटिकल टू क्वालिटी, याद रखिएगा क्रिटिकल टू क्वालिटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 151 अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल अप्रोच मैनेजमेंट इज ए, यानी कि एम्पेरिकल अप्रोच के अनुसार मैनेजमेंट क्या होता है आपका, ये बताना है आपको। स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, डिसीजन मेकिंग, अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेस या डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप अमंग पीपल। तो याद रखिएगा एम्पेरिकल अप्रोच की बात हो रही है, तो इसमें मैनेजमेंट का जो अनुसार होगा वो होगा स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। ओके, 152 देखिए आपसे क्या कह रहा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि MBO कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय, यानी कि MBO कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो याद रखिएगा MBO कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया गया था वो पीटर एफ ड्रकर द्वारा किया गया था, और बाद में इसको डेवलप करने का काम बोलते हैं। कॉन्सेप्ट तो देखिए MBO कॉन्सेप्ट पीटर एफ ड्रकर द्वारा कर लिया गया था, और बाद में इसको डेवलप करने का काम जॉर्ज ऑडियॉर्न के द्वारा किया गया था, जॉर्ज
ऑडी ऑर्न। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 153 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। MBO offers the basis for assigning the MBO offers the basis for assigning the technique performance authority या subject। तो देखिए जो MBO offers करता है basis for the assigning the performance managers की performance। The principle of management by exception की बात कर रहा है, याद रखिएगा। exception is to relieve top level executive from performance, प्रोडक्शन, रूटीन मैटर्स या नन। तो इसका आंसर देखिए जो बनेगा वो बनेगा आपका रूटीन मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव टू द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। यानी कि देखिए जब CEO से जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, लोएस्ट अथॉरिटी, लोएस्ट लेवल, ठीक, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन या ऑर्डर। जल्दी बताइए ये क्या कहलाता है। तो ये देखिए स्केलर चेन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, फिर उससे नीचे। तो ये देखिए कि स्केलर ऑफ चेन में बधे होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं 156 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल या नन ऑफ द अबव। तो कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा याद रखिएगा कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस होता है। 157 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। अ स्मॉल प्रोग्राम इज कॉल्ड, एक स्मॉल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। शेड्यूल, प्रोजेक्ट, बजट या नन। तो इसका आंसर बन जाएगा प्रोजेक्ट। 158 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। गाइड पोस्ट ऑफ मैनेजरियल एक्शन इज, यानी कि गाइड पोस्ट जो मैनेजरियल एक्शन का होता है उसको क्या कहा जाता है। रूल, पॉलिसी, प्रोग्राम या स्ट्रेटजी। तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, अभी जस्ट ऊपर हम लोग थोड़ी देर पहले इसका आंसर किए थे। तो गाइड पोस्ट जो होता है मैनेजरियल एक्शन का वो पॉलिसी होती है, उसी के आधार पे मैनेजर्स को कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है पॉलिसीज आर, पॉलिसी क्या होता है। शॉर्ट रेंज प्लान, मीडियम टर्म प्लान या लॉन्ग रेंज प्लान या ऑल। तो देखिए पॉलिसी इन तीनों में हो जाएगी। अगर शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है तो भी पॉलिसी वहाँ पे भी होगी, मीडियम में भी होगी और लॉन्ग में भी होगी। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इज, यानी कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस को क्या कहा जाता है। प्रोग्राम, बजट, प्लान या प्रोसीजर। तो याद रखिएगा सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है वो प्रोग्राम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए क्या कह रहा है आपसे। प्लानिंग इज डैश प्रोसेस, प्लानिंग कौन सा प्रोसेस होता है वो आपको बताना है। डायरेक्टिंग, थिंकिंग, फोरकास्टिंग या नन ऑफ दीज। तो प्लानिंग देखिए एक थिंकिंग प्रोसेस है। 162 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। लोअर लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द टैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स विच वर लॉन्ग रेंज प्लान्स, शॉर्ट रेंज प्लान, मीडियम रेंज प्लान्स या नन ऑफ दीज। तो जल्दी आंसर करिए। लोअर लेवल मैनेजमेंट is concerned with the tactical administrative plans which are short range plans। okay? क्योंकि long range और plans जो होंगे वो तो top level management द्वारा बनाएंगे, long और medium। 163 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। policies are flexible where a procedure are, यानी कि policies देखिए आपकी flexible हो जाती है जब आपका जहाँ पे procedure आपका specific हो, detailed हो, rigid हो या all of these। तो देखिए जब आपका प्रोसीजर जो होगा वो रिजिड नेचर में होगा तभी आपकी पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं 164 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश इज डिस्क्राइब्ड एज इंटरप्रिटेटिव प्लानिंग, यानी कि इंटरप्रिटेटिव प्लानिंग को क्या चीज़ इसमें से डिस्क्राइब करता है। तो ये याद रखिएगा स्ट्रेटेजी करता है, रणनीति। 165 डैश इंडिकेट द एग्जैक्ट मैनर, याद रखिएगा एग्जैक्ट मैनर इन विच द इंटीग्रेटेड सीरीज ऑफ एक्टिविटीज विल हैव टू बी परफॉर्म्ड। ओके, प्रोसीजर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग। जल्दी से आंसर करिए इसका क्या होगा। डैश इंडिकेट्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच द इंटीग्रेटेड सीरीज ऑफ एक्टिविटीज विल हैव टू बी परफॉर्म्ड। तो ये देखिए आपका जो होता है वो होता है अंडर प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। वन 166 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है।
ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर मेड बाय, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो वो हमेशा याद रखिएगा मैनेजर्स के द्वारा लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ फॉर्मलाइज्ड इंटेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ एक फॉर्मलाइज्ड इंटेंशन स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स, रूम्स, रूट्स या नन ऑफ दीज। तो ये याद रखिएगा रोल से संबंधित है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ फॉर्मलाइज्ड इंटेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स, कि किसको कौन सी भूमिका दी गई है। 168 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड डुप्लीकेशंस ऑफ, यानी कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन देखिए किसका डुप्लीकेशंस रोकता है, तो ये एक्टिविटीज़ का डुप्लीकेशंस रोकता है, कि कोई एक व्यक्ति दो बार मतलब वही काम ना कर दे। 169 देखिए अब आपका क्या कह रहा है, पावर इज एबिलिटी टू, पावर किसकी योग्यता होती है, समथिंग, एनीथिंग, ऑर्डर या नन। तो इसका आंसर देखिए इस हिसाब से बन जाएगा समथिंग, पावर इज एबिलिटी टू डू समथिंग। 170 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल, नॉट इक्वल, इफेक्टिव या नन। तो इसका आंसर देखिए इक्वल होनी चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर होनी चाहिए, इससे तानाशाह की स्थिति नहीं होती है। 171 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अथॉरिटी इज़ राइट टू गिव, यानी कि अथॉरिटी जो होती है वो क्या देने का अधिकार रखता है, पावर, ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या नन। तो देखिए अथॉरिटी में हमेशा ऑर्डर दिए जाते हैं। वन 172 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट सर्टन, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होता है किसी कार्य को करने के लिए, क्या चीज़ कार्य करने के लिए, टास्क, टॉल्क्स, टेस्ट्स या नन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बन जाएगा टास्क। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तब तो आप लोग झूम उठेंगे, इतने इजी। 173 देखिए क्या कह रहा है आपसे, ऑपरेशनल अथॉरिटी इज़ टू कैरिंग आउट द, यानी कि ऑपरेशनल अथॉरिटी जो होता है वो क्या कैरिंग करने के लिए होता है, तो ऑब्वियसली वर्क कैरिंग करने के लिए होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 174, अथॉरिटी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड फॉर्मल अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं 175, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट अ मैनेजर कैन मैनेज इज कॉल्ड, यानी कि जब क्या बोलते हैं एक मैनेजर्स के अंदर जितने सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं तो उन जितने नंबर्स के सबऑर्डिनेट काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको याद रखिएगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। इसी के यही बताता है कि एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द स्टाफ आर एक्सपर्ट हु प्रोवाइड एडवाइस टू, ओके, यानी कि वह स्टाफ जो एक्सपर्ट होते हैं एडवाइस प्रोवाइड करने में, वर्कर्स, लाइन ऑफिसर्स या नन। तो ऑब्वियसली लाइन ऑफिसर्स विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, फंक्शनल अथॉरिटी इंश्योर्स, यानी कि फंक्शनल अथॉरिटी देखिए क्या इंश्योर करती है आपकी, कोऑर्डिनेशंस, कंट्रोल या बेटर डिवीजन ऑफ लेबर या नन। तो ऑब्वियसली फंक्शनल अथॉरिटी यानी कि क्रियात्मक अथॉरिटी की बात हो रही है, तो ये बेटर डिवीजन ऑफ लेबर को इंश्योर करेगी। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या चीज़ें कंसिस्ट की जाती हैं, एटीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट, इंटरेस्ट टेस्ट या ऑल। तो ऑब्वियसली एप्टीट्यूड टेस्ट में सारी चीज़ें कंसिस्ट होती हैं। 179 देखिए क्या कह रहा है आपसे अब, शिफ्टिंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, अ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नोन एज, यानी कि एक जॉब से दूसरे जॉब जब आपको शिफ्ट किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, तो ऑब्वियसली जॉब रोटेशन उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व एज अ बेसिस फॉर, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल्स सर्व एज अ बेसिस फॉर ट्रेनिंग, प्रमोशन, परफॉर्मेंस या स्टाफिंग। तो ऑब्वियसली अगर आपकी परफॉर्मेंस को सराहा जाएगा, उसको अप्रेज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो ये कब होगा, प्रमोशन के समय। क्यों, क्योंकि आपके कार्य को तब क्या किया जा रहा है, वहाँ पे सराहा जा रहा है, जिससे आपको प्रमोशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 181 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डैश इज कंसर्न विद डेवलपिंग द एम्प्लॉयज इन द प्रेजेंट जॉब, यानी कि इसमें से कौन सा आपका रिलेट कर रहा है कि एम्प्लॉयज को डेवलप किया जाए उनके प्रेजेंट जॉब में, मैन पावर प्लानिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन या नन ऑफ दीज।
तो ऑब्वियसली देखिए एम्प्लॉय को डेवलप करने की बात हो रही है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको डेवलप किया जा सकता है, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द सुपरवाइजर मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट इन, यानी कि सुपरवाइजर देखिए अपने सबऑर्डिनेट को क्या कह रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो ये कब होता है, कंसल्टेटिव डायरेक्शंस में, फ्री रेंज डायरेक्शंस में, ऑटोक्रेटिक डायरेक्शंस में, या ऑल ऑफ दीज। तो ये याद रखिएगा हमेशा, जब सुपरवाइजर मोटिवेट्स होगा, सुपरवाइजर मोटिवेट करता है सबऑर्डिनेट को, तो ये आपका फ्री रेंज डायरेक्शंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 183 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब। डायरेक्टिंग इज नोन एज, डायरेक्टिंग और किस नाम से जाना जाता है आपका, कमांड, सुपरविजन, कम्युनिकेशन या नन। तो ऑब्वियसली डायरेक्टिंग इज नोन एज सुपरविजन। 184 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब। डायरेक्शन हैज द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी कि डायरेक्शंस के कौन से फंक्शंस होने चाहिए, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन या ऑल। तो ऑब्वियसली डायरेक्शंस में ये सारे फंक्शंस समाहित होने चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं 185। टेलिंग पीपल व्हाट टू डू इज, यानी कि लोगों को बताना कि आपको क्या करना है, तो ये क्या कहलाता है, ओके। डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, सुपरविजन या नन। तो ऑब्वियसली डायरेक्टिंग, डायरेक्शन ही देखिए, जैसे मूवी का देखिए कोई डायरेक्टर होता है ना, जैसे RRR, तो उसके डायरेक्टर कौन थे, एस राजामौली। तो एस राजामौली ने बताया था NTR और रामचरण को कि आपको भैया ऐसे ऐसे करना है, तब जाके वो पिक्चर देखिए इतनी यूज बनी थी। 186 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड ऑन, इफेक्टिव कंट्रोल किस पे निर्भर करता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर, प्रॉपर डायरेक्शंस पर, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस पर या ऑल। तो देखिए इफेक्टिव कंट्रोल जो डिपेंड करता है वो इन तीनों तथ्यों पर डिपेंड करता है। 187 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। कंट्रोल इज द फंक्शंस ऑफ, कंट्रोल किसका कार्य होता है ये आपको बताना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑल मैनेजर्स या नन। तो देखिए कंट्रोल सारे मैनेजर्स का काम होता है, ओके। टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को करेगा, मिडिल लोअर को करेगा, लोअर सबऑर्डिनेट को करेगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे ये चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए अब। इफेक्टिव कंट्रोल्स डिपेंड ऑन, यानी कि इफेक्टिव कंट्रोल्स किस पे डिपेंड करता है ये आपको बताना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रॉपर डिसीजन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी हम लोग देखें रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा ऑल। 189 देखिए आपसे अब क्या कह रहा है। द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज, यानी कि इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ओके। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए या ऑल। तो इसका आंसर भी देखिए बन जाएगा ऑल। 190 CPM एम्फेसिस, CPM यानी कि देखिए आपका होता है क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये होता है CPM का फुल फॉर्म। तो CPM एम्फेसिस, टाइम कॉस्ट, कॉस्ट एज वेल एज टाइम या नन। तो इसका आंसर देखिए बनेगा कॉस्ट एज वेल एज टाइम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 191 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। BEP इज अ फंक्शन ऑफ, BEP यानी कि सब जानते हैं आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ये किसका फंक्शन होता है, सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट या प्रॉफिट। तो ये देखिए तीनों कंसिस्ट होते हैं इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं 192। द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट का हार्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ MBO स्टार्ट्स विथ, यानी कि MBO का प्रोसेस किसके साथ शुरू होता है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्लिगेशंस, पेट्रॉन प्लान, रिव्यू या ऑल। तो रिव्यू तो हमेशा लास्ट में होता है, स्टार्टिंग की बात हो रही तो ऑब्वियसली सेटिंग अप ऑफ ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट इज ए, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोफेशन, प्रिंसिपल, परफॉर्मेंस या नन। तो इस हिसाब से देखिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैनेजमेंट इज ए डैश एक्टिविटी, मैनेजमेंट कौन सी एक्टिविटी होती है, सिंगल, ग्रुप, बोथ ग्रुप एंड सिंगल या नन। तो मैनेजमेंट हमेशा याद रखिएगा एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, सिंगल एक्टिविटी नहीं होता है। मैनेजमेंट अप्लाइज टू, मैनेजमेंट अप्लाइज टू बिजनेस यूनिट, फैमिली, गवर्नमेंट या ऑल। तो मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है। 197 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब। मैनेजर्स नीड 3 स्किल्स सच एज टेक्निकल, ह्यूमन एंड डैश, यानी कि मैनेजमेंट को 3 स्किल्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से टेक्निकल हो गया, एक ह्यूमन हो गया और एक कौन सा होगा आपको बताना है।
तो कॉन्सेप्चुअल, प्रोसेस, एक्यूरेसी या नन। तो हमेशा याद रखिएगा इसका 3 जो स्किल्स होंगे वो होंगे टेक्निकल, ह्यूमन और कॉन्सेप्चुअल। 198 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मैनेजमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू, यानी कि किसने कहा है कि मैनेजमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है रेदर देन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किसने कहा है आपका, ओलिवर शेल्टम, फ्योल, हैनरोल्ड कुंटज या विलियम न्यूमैन। तो ये देखिए जो कहा है आपका वो हेनरी फ्योल ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एम्बियो वॉज डेवलप्ड बाई, एम्बियो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पीटर एफ डरकर के द्वारा। फिर उसके बाद से एम्बियो ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग ऑफ ऑपरेशन परफॉर्मेंस इक्वलिटी या नन। तो ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, किसको करता है ये, परफॉर्मेंस को करता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे। तो टोटल देखिए हम लोगों ने मैनेजमेंट के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैनेजमेंट के देखिए 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो आपका आगामी CUET MCOM की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर को ये आपका परीक्षा है। PDF के लिए देखिए नीचे जो आपका डिस्क्लेमर हो रहा है उसको आप लोग पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हैं, तब आप लोग को PDF की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और डेली इसी की तरह देखिए हम एक यूनिट हम लोग कवर करेंगे। कल देखिए हम लोग बिजनेस लॉ का कवर कर लिए थे, वो वीडियो देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। और क्या बोलते हैं, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षा तक इसी तरह हमारी रेगुलर 1 डे 1 यूनिट क्लासेस चलती रहेगी। ओके, और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लें, आपको वहाँ से फिर PDF की भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में एक नई यूनिट के साथ, जिसको कल पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।